दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और अ वर्ल्ड पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं ज्योतिष पर जो 12 प्रकार की लग्न होती हैं उस पर एक पूरी की पूरी उसकी सीरीज बना रहा हूं। और आज जिस लग्न को मैं लेकर आया हूं वो है धनु लग्न वाले लोग कैसे होते हैं। तो आप लोग मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं धनु लग्न के लिए। धनु लग्न वाले लोग कैसे होते हैं? देखिए, जब लग्न में मतलब बीच वाली साइड पर जो नंबर पड़ा होता है, अगर वो 9 नंबर की कुंडली है, उस पर 9 नंबर लिखा है, तो इसको हम कहेंगे ये धनु लग्न की कुंडली है। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा लग्न का मतलब क्या है। लग्न यानी कि हम कैसा व्यक्तित्व होगा, कैसे लोग होंगे, तो मैं कैसा होगा। मतलब जब हम लग्न की बात करते हैं तो सेल्फ की बात करते हैं। तो ये यहाँ पर पड़ा हुआ है 9 नंबर। तो ये लोग कैसे होंगे, मतलब यहाँ का स्वामी कौन है, राजा कौन है? यहाँ पर है गुरुदेव बृहस्पति। अग्नि तत्व की राशि है और आई कहाँ से है? 8 नंबर से। मतलब 8 नंबर, जब भी मैंने आपको अपनी शुरू की वीडियो में बताया कि अगर आपको लग्न देखनी है तो सबसे पहले कहाँ देखना होगा? 12th हाउस देखना होगा। मतलब ये लोग, आप सबसे पहले मैंने वृश्चिक लग्न की जो वीडियो बनाई है उसको जरूर देखें। वृश्चिक लग्न आपकी पूरी तरीके से समझ में आएगा। और जब हम धनु लग्न की तरफ बढ़ते हैं तो उठाते कहाँ से हैं उसको? वृश्चिक से। वृश्चिक का मतलब क्या होता है? वृश्चिक का मतलब होता है तप कर आया हुआ, ध्यान, धारणा, समाधि। ये यहाँ से 12th हाउस से आते हैं और इनको लग्न मिलती है कौन सी? 9 नंबर। मतलब जब ये लोग इतना तप करके आते हैं तो अपने इस ज्ञान का जो प्रचार करेंगे तो इसके लिए कौन सबसे उपयुक्त रहेगा? तो वो रहते हैं गुरुदेव बृहस्पति। तो लग्न बृहस्पति को क्यों दी गई? क्योंकि जो ये ज्ञान है, जो ये साधना है, इसको लेकर कौन आएगा सभी लोगों के सामने? धनु लग्न वाले लोग। अब ये लोग किस तरीके के होते हैं? देखिए, देखने में सुंदर होते हैं, स्मार्ट होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं। मतलब जो ज्ञान है वो इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ होता है। अब ये सोचना होता है कौन से ज्ञान को कब रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरीके के ये लोग होते हैं। बात रखने में एकदम बहुत ही अच्छे से अपनी ये बात रखते हैं। एक एक बात के कई कई अर्थ निकाल सकते हैं और किस बात का कैसा उपयोग करना है ये अच्छे से जानते हैं। दूसरी बात क्या है, कभी भी आपको चार्ट देखना हो किसी का तो उसका क्या देखें? साइन क्या दिया है। हमारे ऋषियों ने उसका साइन क्या दिया। इसका क्या साइन है? एक व्यक्ति है जो हाथ में धनुष लिए हुए है और उसका आधा शरीर घोड़े का है और आधा शरीर मनुष्य का है। तो और वो तीर छोड़ रहा है। तो इस तरीके का सिस्टम है इनका। मतलब इनको अपनी बात पर, अपने सिस्टम पर इतना विश्वास होता है कि ये निशाने से जाने जाते हैं। मतलब तीरंदाज का मतलब क्या होता है कि जो भी बात ये लोग समाज के सामने लेकर आते हैं बहुत ही रिसर्च वर्क के बाद, और जब ये कोई कार्य करके समाज के सामने लाते हैं तो आपसे ऐसे नहीं बोलेंगे कि आप हमें अप्रिशिएट करो। पहले ये अपने वर्क को दिखाते हैं, समझाते हैं, स्थापित करते हैं, फिर आप लोग के सामने जब वो आता है तब आप उसको अप्रिशिएट करते हो। तो इस तरीके के धनु लग्न वाले लोग होते हैं। जो उनके अंदर टैलेंट होता है सबसे पहले उसको समाज में स्थापित करते हैं। अब बात करते हैं इनके सेकंड हाउस की। हर व्यक्ति का सेकंड हाउस किसका होता है? उनके गेन का हाउस होता है। अब गेन के हाउस में इनके क्या पड़े हैं? शनिदेव महाराज पड़े हुए हैं। शनिदेव महाराज का मतलब क्या है? देखिए, लग्न कौन सी मैंने आपको बोली? धनु। और मालिक कौन है, राजा कौन है यहाँ? गुरुदेव बृहस्पति। और गुरुदेव बृहस्पति मकर राशि में नीच के होते हैं। मतलब यहाँ पर ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। इनका जन्म जहाँ पर होगा वहाँ पर लोग कैसे होंगे? इनको ज्ञान, वहाँ ज्ञान की जरूरत नहीं होगी। किस चीज़ की जरूरत होगी? कर्म की जरूरत होगी, कर्म प्रधान। और जहाँ दोस्तों कर्म की बात आती है तो
तो वहां ज्ञान नीचे हो जाता है। तो इस प्रकार सेकंड हाउस इनको कैसे मिलेगा? स्ट्रगल का हाउस मिलेगा। पूरे जीवन में धनु लग्न वालों को एक बात समझनी है कि कोई भी चीज उनको आसानी से नहीं मिलनी है। रीजन उसका क्या है? ज्ञान उनके पास बहुत है, लेकिन उनको क्या करना है? कर्म करना है। और कर्म के मामले में जब आप देखते हो, सेकंड हाउस एकदम कठोर हाउस है। कठोर हाउस का मतलब क्या है? जब तक आप काम को करते हुए नहीं आओगे, वर्क करते हुए नहीं आओगे, प्रैक्टिस में आपके काम करना नहीं होगा, तो आप क्या हो जाओगे? मात खा जाओगे। इस वजह से शनिदेव कभी किसी के साथ कोई रियायत नहीं करते। और यहां पर धनु का पहला एक ऐसा लग्न है कि उसके गेन के भाव में ही वो खुद जो उसका मालिक है वो नीचे हो जाता है, मतलब नीच का हो जाता है। इसका क्या मतलब कहना चाहता हूं मैं आप लोगों से कि जो इनका गेन का हाउस है उसको खोला कैसे जाएगा? उसकी चाबी क्या है? शनिदेव महाराज के पास है, मतलब कर्म की है। तो जब तक ये लोग अच्छा कर्म नहीं करेंगे, जब तक ये आगे जीवन में नहीं बढ़ेंगे। अब हम लोग बात करेंगे इनके पराक्रम भवन की। अब पराक्रम भवन किस चीज का होता है? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस से हम छोटे बहन भाई भी देखते हैं। और आजकल अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो एक्टिव हाउस है वो कौन सा है? थर्ड हाउस ही है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वर्क, जितने भी आप ये देखते हो, कोई चैनल चल रहा है, कोई समाचार, सब चीज आप ना सुनने का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसको रिप्रेजेंट करता है? थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करता है। ये आईटी इंजीनियर वगैरह जितने भी लोग होते हैं, क्या है? थर्ड हाउस इसका स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पर इनको डिपार्टमेंट किसका मिला है? पुनः शनिदेव का मिला है। लेकिन यहाँ पर एनर्जी किसकी है? शनि के साथ राहु की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर जो राहु वर्क करते हैं वो जबरदस्त वर्क करते हैं। थर्ड हाउस में राहु का वर्क क्या है कि जब तक धनु लग्न वाले लोग मेहनत के द्वारा मीडिया से जब तक नहीं जुड़ेंगे, मतलब अपने ज्ञान को मंच पर नहीं लेकर आएंगे, इनका भाग्योदय हो ही नहीं सकता। कारण क्या है? शनि के साथ राहु क्या कहते हैं कि भैया जो आपने वर्क किया है, जो चीज आप जानते हो वो दूसरों को समझाओ। दूसरी बात ये, आप ज्ञान के स्वामी हो, ज्ञान के भंडार हो, ज्ञान को ही सबके सामने लेकर आओ। लेकिन किस चीज के द्वारा? मेहनत के द्वारा। वो भी ऐसे नहीं कि पता चला कि आज कोई बात बता दी फिर रुक गए। रुकना नहीं है, काम करना है। धनु लग्न में क्या है? धनु लग्न वालों को अपने थर्ड हाउस को एक्टिवेट करना है, तब इनका यहां से जो रिलेशन बनेगा कहां जाएगा? भाग्य भवन पर। तो जब तक ये लोग अपने काम को नहीं करेंगे, और उसमें प्रवृत्ति किसकी होगी? राहु की प्रवृत्ति होगी। जब तक ये अपने राहु को एक्टिवेट नहीं करेंगे, धनु लग्न की कुंडली खुलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यहाँ पराक्रम भवन या थर्ड हाउस, जितने भी काम इससे जुड़े हुए हैं, किससे रिलेशन में? शनि और राहु के कॉम्बिनेशन में है। अब हम लोग बात करेंगे इनके फोर्थ हाउस की, यानी सुख भवन की। अब गुरुदेव बृहस्पति का सुख भाव में किसके साथ सुख है? गुरुदेव बृहस्पति को यहाँ पर नंबर क्या है? मीन लग्न। ये भी कौन सी है? स्वामी कौन है यहाँ? गुरुदेव बृहस्पति, यहाँ फिर गुरुदेव। लेकिन फोर्थ हाउस में अगर आपको ये बात याद हो, मतलब मीन लग्न में कौन उच्च का होता है? शुक्रदेव महाराज। इसका मतलब क्या है? आप कितनी मेहनत कर लो, कितना ही सिस्टम में जाओ, लेकिन सुख आपका किसके साथ है? शुक्र के साथ। और वो भी किस टाइप का शुक्र? बहुत हाई लेवल का शुक्र। यहां पर शुक्र इनके उच्च के होते हैं। तो ये लोग जितना भी वर्क करते हैं, भाई अगर आप ये सोचते हो कि कोई भी गुरु है, कोई भी चीज है, उसका पेट नहीं है या उसको फाइनेंस की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर फाइनेंस किसके हाथ में चला जाएगा? शुक्र के हाथ में चला जाएगा। मतलब ये कितना भी कार्य करें, जैसे किसी मंच पे जाते हैं कुछ, तो उसका भी जितना अरेंजमेंट होता है वो सब लोग कैसे करते, इनको पता भी नहीं चलता। और यहाँ शुक्र से संबंधित सारी चीजें, जितना भी सुख है, इनको यहाँ प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इनके फिफ्थ हाउस की। देखिए फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस है। फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं लव एंड रोमांस, जितने हमारे बच्चे हैं, हमारी संतान है, और हम कितनी बुद्धिमत्ता लेकर आए हैं, इस तरीके की सारी एनर्जी हम कहाँ से देखते हैं? फिफ्थ हाउस से देखते हैं। अपनी हेल्थ वगैरह भी सब देखते हैं, क्योंकि ये 6 से 12 है। तो अब इसको देखेंगे कि फिफ्थ हाउस में क्या है। देखिए यहाँ पर पढ़ा है नंबर 1, और मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी
लग्न होती है उसका उसके मित्र कौन कौन से हैं? फिफ्थ और नाइन्थ, ये दोनों भाव लग्न के मित्र की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 पड़ा गया। मतलब इसका क्या हुआ, इनका जो बच्चा होगा, इन देखिए अगर आप ऐसा सोचते हो कि गुरु का मतलब ये है कि वो अपने जीवन में केवल ज्ञान बांटता चले और उनकी पर्सनल कोई लाइफ ना हो, तो ऐसा बिल्कुल भी आप विचार मत लाइए। क्योंकि यहाँ पर ये अपना जो ज्ञान है ये किसको ट्रांसफर करेंगे, अपने लड़के को, अपने पुत्र को यहाँ पर ये देंगे। क्यों, इनका पुत्र यहाँ क्या है, 1 नंबर यहाँ पुत्र की भूमिका में है। तो इनका पुत्र क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा। अब 1 नंबर की एनर्जी मतलब मंगल की एनर्जी से भरपूर होगा, मतलब एकदम आप कह लीजिए। अब मंगल की चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें भी आएंगी, जैसे इंजीनियरिंग लाइन भी होगी, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें। मंगल की जितनी भी नेचर है, मिलिट्री में हो, कोई भी हो, तो यहाँ पर ऊर्जावान पुत्र होगा। और इनका जब ज्ञान है, ऐसी ऐसी रिसर्चेज हैं कि जो हो सकता है कि ये अभी समाज के सामने ना ला पाए हो, तो ये ज्ञान, जो ओरिजिनल ज्ञान ट्रांसफर किसको किया जाता है, अपने पुत्र को ही ट्रांसफर किया जाता है। तो इसलिए गुरुदेव बृहस्पति के लिए ये 5th हाउस मतलब इनका पुत्र का जो भवन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भवन है। तो अब हम लोग अगला पड़ाव पार करते हैं, कहाँ चलते हैं, 6ठे भाव में। और वो 6ठा भाव क्या है, रोग ऋण और शत्रु का है। अब इसमें क्या है, वृषभ राशि पड़ी हुई है। दोस्तों आप लोग अच्छे से अब समझ गए होंगे, यहाँ एनर्जी किसकी है, शुक्र की एनर्जी पड़ी हुई है। अब ये शुक्र की एनर्जी यहाँ वृषभ वाली एनर्जी है। कहने का मतलब क्या है, मन के अंदर अगर आपके शुक्र होगा तो वो क्या होगा, लॉस देगा। लॉस का मतलब रोग ऋण और शत्रु अगर आप देखते हो वो भी कहाँ से आएंगे, शुक्र से ही आएंगे। और यहाँ मैंने आपको अभी क्या बात बताई कि जो आपको सुख आएगा, जो आपको सुख प्राप्त होगा वो भी शुक्र से होगा, लेकिन जो झगड़ा होगा या रोग ऋण शत्रु आएंगे वो भी कहाँ से आएंगे, शुक्र से आएंगे। देखो आप, अगर आप यहाँ हम 6 हाउस से एक चीज़ और भी देखते हैं, सर्विस सेक्टर देखते हैं। अभी मैंने आपको बात बताया 3rd हाउस के बारे में। 3rd हाउस में क्या था, आपसे मैंने ये बोला था कि आप बड़े बड़े मंचों पे जाइए, अच्छे टीचर होते हैं, क्योंकि ये प्रोफेसर, टीचर, रिसर्चर सब होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी किसी रिसर्च को पूरा करने के लिए, या आप एक बहुत अच्छे मान लीजिए टीचर हैं साइंस के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, और आप क्या करते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट में जाने के लिए अपनी ब्रांचेस बढ़ाना शुरू करते हो, और उसमें क्या करोगे, आप लोन लोगे। तो लोन भी हम किससे देखते हैं, 6 हाउस से देखते हैं। तो क्या है कि जब आप शुक्र के पीछे जाओगे, मतलब आप लोन लेकर कोई कार्य करोगे, आप 101% लॉस में रहोगे। आपको क्या करना है, आपको अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना है, ना कि ये कि उसका पैसा लेकर, मतलब एडवांस पैसा लेकर अगर आप कोई कार्य करते हो, किसी इंस्टीट्यूट को, किसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप जरूरत से ज़्यादा पैसा उठा लेते हो बैंक से या किसी भी और सरकारी या गैर सरकारी चीज़ों से, तो क्या होगा कि यहाँ पर आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को सबसे बड़ी हिदायत इस बात की दी जाती है कि आपको केवल और केवल अपने ज्ञान के ऊपर भरोसा करना है, ना कि उस ज्ञान के बिजनेस के ऊपर। मतलब बिजनेस इन द सेंस, एक बिजनेस तो आप ऑनलाइन कर रहे हो, बहुत अच्छा काम है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन बहुत सारी प्रॉपर्टीज वगैरह में जाकर या कुछ इस टाइप की टीचिंग संस्थान खोलने में की तरफ भागने लगोगे, जिसमें आपको पैसा लेना पड़ेगा, अगर आपके पास पैसा है ऑलरेडी तो बहुत अच्छा काम रहेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बात यहाँ पर क्या है कि आपको लोन लेकर काम नहीं करना है किसी भी कीमत पर, चाहे वो काम आगे बढ़े या ना बढ़े। अब हम लोग बात करते हैं इनके 7th हाउस की। देखिए, जब आप 7th हाउस में आते हो तो बिजनेस में हमारे पार्टनर का हाउस है, तो वो कैसा होगा, इमेच्योर पार्टनर होगा। और अगर आप इनकी वाइफ वाले पोर्शन में जाते हो तो वो कैसी होगी, वाइफ बहुत हंसमुख होगी, जैसे बुद्ध का स्वभाव है। 3 नंबर में बुद्ध का स्वभाव, आप पूरी की पूरी सिस्टम को समझो। मिथुन की मैं पूरी लग्न बना चुका हूँ, तो जितना भी
जैसा स्वभाव होता है मिथुन राशि वालों का, मतलब इनकी वाइफ ऐसी होगी, बोलने में बहुत अच्छी होगी, अच्छे अच्छे मित्र बना लेगी, सब कुछ कर लेगी। सवाल क्या है कि 9 और 3 का जो सिस्टम है, कभी भी वो अपने पति को, यदि वो अपने पति को गुरु बनाकर आगे बढ़ती है तो जीवन में सक्सेस पाती है। और अगर वो अपने पति से ही ज्ञान न ले पाए तो क्या होता है कि पत्नी पीछे रह जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि वो टीचिंग इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं तो पत्नी उसमें सहयोग कर दे, तो क्या होता है कि पत्नी का तो मन लगेगा ही लगेगा, बट ऑल्सो क्या होता है गुरु को भी अच्छा दर्शन होगा, बढ़िया होगा। तो इनका पार्टनर अगर इस टाइप का है तो बढ़िया, अन्यथा इनकी जो वाइफ होती हैं वो कैसे होती हैं, थोड़ा इमेच्योर होती हैं। और इमेच्योर, कभी मैंने आपको अपनी न्यूमरोलॉजी वाली वीडियो में एक पूरी कहानी भी सुनाई थी एक बार कि भाई किस तरीके से गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी का तारा थी, उनका क्या क्या रिलेशन था। चलिए वो बात की एक बात हो जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे इनके 8th हाउस की। 8th हाउस में नंबर क्या पड़ा हुआ है, 4 नंबर पड़ा हुआ है। 4 नंबर का मतलब मन, चंद्रमा। और यहाँ पर जो चंद्रमा का जो ये घर है, इसमें क्या होता है, बृहस्पति सबसे नीचे। तो इस तरीके से जब आप इन चीजों को, मतलब बृहस्पति सबसे ऊपर, सारा का सारा जो ये क्षेत्र है, बृहस्पति यहाँ उच्च का भाव रखते हैं। मतलब यहाँ पर जो ज्ञान की चर्चा है, अगर इनका मन ज्ञान के क्षेत्र में है, क्योंकि 8th हाउस क्या है, हिडन एनर्जी, और यहाँ पर बृहस्पति उच्च के होते हैं। अगर इन्होंने अपने अपने ज्ञान को, अपने मन को ज्ञान में लगा दिया तो इस व्यक्ति को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जितनी भी तरीके का गुप्त विद्याएं हैं, धनु लग्न वालों को ये वरदान प्राप्त है कि अगर वो यहाँ पर ध्यान देते हैं तो ये तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ उच्च के होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इनके 5th हाउस की। देखिए मैंने आपको बोला कि ये भी लग्न के क्या होते हैं, मित्र होता है, ये भाव मित्र होता है। और यहाँ पर पड़ा हुआ क्या है, यहाँ पर पड़ा हुआ है सूर्य देव, मतलब आत्मा की एनर्जी। ये लोग चाहकर भी किसी भी का बुरा नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इतना ज्ञानवान व्यक्ति होता है कि किसी को भी कभी भी दुख प्रदान नहीं कर सकता। अब 8th हाउस से आया हुआ मन जब अपनी आत्मा में प्रवेश करता है तो वो कैसे होगा, सारे के सारे ग्रंथों को खोल देगा, क्योंकि सूर्य भगवान से ज्यादा किसी ने डीप स्टडी नहीं करी। तो सारा का सारा ज्ञान किसके पास है, सूर्य के पास है। और जब आपका मन यहाँ से निकल के यहाँ आता है तो आप ये समझ लीजिए कि ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है धनु लग्न का। कि कहने का मतलब है कि जितने भी शास्त्र हैं, अगर आप उसको डिकोड करने में लग जाओ तो आप इस पूरे ब्रह्मांड के राजा बन सकते हो। ये है टैलेंट धनु लग्न वालों का। 9th हाउस केवल आपको यही नहीं बताता कि हमारे बड़े बुजुर्ग कैसे हैं या हम कहाँ से आए, ये नहीं। सवाल इस बात का भी बताता है कि जो ऊर्जा आपके पास है वो किस चीज की है, ज्ञान की। तो इसको यहाँ एक्टिवेट कर दीजिए। और एक्टिवेट करने के बाद क्या होगा कि जो वो ज्ञान जो पुस्तकों में बंद है, आप उसको ले आइए। 3rd हाउस के बारे में बताया था ऑनलाइन, अब ज्ञान क्या ले आइए, ऑनलाइन ले आइए, पढ़िए और लोगों को समझाइए। अब हम लोग बात करेंगे 6th हाउस, 10th हाउस की। नंबर क्या पड़ा हुआ है, 6 नंबर पड़ा हुआ है। वहां क्या मतलब है, मैच्योर मरकरी, ऐसा मरकरी जिसके पास बहुत ज्यादा दिमाग है। इसका रिलेशन कहाँ होता है, धनु लग्न वालों का मंत्री कौन होता है, यहाँ 10th हाउस वाला। मतलब एक ऐसा मंत्री जिसके पास बहुत बहुत ज्यादा दिमाग है। और ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े लोगों से अपने इनके संबंध होते हैं और वहां से अपने जितनी भी चीजें हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनके सारी खर्चे कहाँ से होते हैं, पूरे शुक्र से, उच्च के शुक्र से। तो इनके जो रिलेशंस होते हैं ना समाज में, अच्छे नेताओं से होते हैं, अच्छे बिजनेसमैनों से होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो खर्चा इनका होता है, ये मंत्री क्या करता है, वहां से उनको एडवाइस देता है। और एडवाइस देने के बाद
ये जितने भी सारे सिस्टम, ये चैरिटी तो करेंगे नहीं, सीधी बात है। तो क्या होगा, इनका जो खर्च होगा ये बाहर की पार्टियां उठाती हैं। इस तरीके का इनका बुद्ध होता है। ये अरेंज कराता है जो 10, मैंने आपको 4th हाउस के बारे में बताया था कि यहाँ अरेंजमेंट कौन कराता है, शुक्र के द्वारा। शुक्र हमारा वैभव है। और जब हम 10th हाउस को देखते हैं इनके, तो यहाँ कौन सा प्लैनेट है, यहाँ पे इनका मरकरी। और वो मरकरी कौन सा, एक ऐसा तेज तर्रार मंत्री जो बड़े से बड़े लोगों के साथ इनका संबंध कराता है, रिलेशन कराता है, जो अच्छे पैसे वाले होते हैं और इनको आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। देखिए, जब 11th हाउस की मैं आपसे बात करता हूं तो वो क्या है कि आपके विचार कैसे होंगे, आपके मित्र कैसे होंगे, आप मतलब आपकी सोच, जो आप सोचते हो कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए, तो वह एनर्जी किसकी पड़ी है, अगेन शुक्र। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि गुरुदेव बृहस्पति को अगर कोई सुख दे रहा है तो कौन दे रहा है, शुक्र। और अगर कहीं झगड़ा हो रहा है तो वो किसके कारण हो रहा है, शुक्र। सारा का सारा खेल गुरुदेव बृहस्पति का जितना भी ज्ञान है, क्योंकि ये दो ही लोग हैं जिनके पास सबसे ज्यादा ज्ञान है, या तो गुरुदेव बृहस्पति हैं या फिर शुक्राचार्य। कहने का मतलब है कि जब 11th हाउस फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर की तरफ आप आते हो तो ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट किसके पास चला जाता है, शुक्र के पास चला जाता है। और ये शुक्र कैसा शुक्र है, बैलेंस्ड शुक्र है, तुला राशि वाला शुक्र है। तो तुला राशि वाला शुक्र क्या काम करेगा कि जितनी भी चीजें हैं इनकी व्यवस्थित करेगा। पूरे सिस्टम को व्यवस्था के साथ लाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, यहाँ शुक्रदेव की ही होगी। तो 11th हाउस शुक्रदेव को देने का मतलब क्या होता है कि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, मतलब एक गुरु को अपने ज्ञान को बढ़ाने के संबंध में या चीज़ों को आगे ले जाने के संबंध में जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर यहाँ किसके हाथ में आ जाता है, शुक्रदेव के पास आ जाता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे इनके 12th हाउस की। साहब देखिए, जब आप 12th हाउस में आते हो तो एनर्जी किसकी पड़ी हुई है, वृश्चिक लग्न की। दोस्तों, अगर आपने मेरी वृश्चिक लग्न वाली वीडियो ना देखी हो तो आप एक बार उसे जरूर देखें। जब ये लोग 12th हाउस की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, पूरी तरीके से इस सांसारिक जीवन से हटने के बाद ये आश्रम वाला जीवन, संन्यास वाला जीवन लेते हैं और पुनः क्या करते हैं, ध्यान, धारणा और समाधि के द्वारा अपने प्राणों को त्याग करते हैं। क्योंकि जो 12th हाउस की जो एनर्जी होती है वो इसी चीज़ की एनर्जी होती है। और जो ये ज्ञान है, जो ये सिस्टम है, 12th हाउस तक आते आते क्या होता है, ये सारी चीज़ों को इसी तरीके से भोगते हैं कि जिस तरीके से इनका कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये ना किसी के बहुत अच्छे मित्र होते हैं और ना ही किसी के शत्रु होते हैं। उसका रीज़न क्या है, ये किसी भी चीज़ में जो संसार से संबंधित है, देखिए 12th हाउस आपको एकदम हर चीज़ खोल देगा। 12th हाउस क्या बता रहा है कि यहाँ पर ये मन लगाते नहीं है, मतलब इनका जो मोह है ना वो अटका हुआ नहीं है कि पता चला इस वजह से मैं रुक गया आपके, नहीं नहीं नहीं, वो चीज़ नहीं है। यहाँ ये मन से बहुत ऊपर की चीज़ है। मतलब आपको मैंने 8th हाउस क्यों बोला इतना, 8th हाउस चंद्रमा का है और यहाँ चंद्रमा नीचे होते हैं और ऊपर कौन होता है, गुरुदेव बृहस्पति। मतलब मन से ऊपर की का सिस्टम है इनका सारा। तो ये जैसे लोग कहते हैं हमारा जी मन उनके साथ लग गया, मन हमारा धन में लग गया, तो ये चीज़ इनके साथ नहीं है। अगर इन्होंने 8th हाउस में तपस्या कर ली, मतलब अगर 8th हाउस में जैसा कि बृहस्पति देव उच्च के होते हैं, मैंने आपको बोला जब उच्च के बृहस्पति किसमें, 8th हाउस, जब 8th हाउस को क्रॉस कर आए मतलब वो साधना से निकल आए, फिर 12th हाउस में कोई परेशानी नहीं। रीजन क्या है, क्योंकि इनका जो मन है ना वो कभी इस तरीके से नहीं होता कि इस दोस्त के साथ, इस पैसे के साथ, इस रूम के साथ, इस तरीके से अपने सारे चीज़ों को छोड़ने की ताकत रखते हैं। और जब लास्ट होता है तो ध्यान, धारणा, समाधि के द्वारा ये दोबारा से ऊपर की ओर जाते हैं। ये होता है पूरा आपका धनु लग्न वाले लोगों के साथ। देखिए बहुत ही मतलब संघर्ष वाला जीवन होता है। धनु लग्न वालों की बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, रिसर्चर भी होते हैं, अपनी बात को सामने भी रखना होता है।
पूरे जीवन सारी यात्रा जीनी होती है। और मैंने आपको 5th हाउस के बारे में बताया, सारी चीज़ों के बारे में बताया। अब आपको ये समझ आया होगा कि लग्न किस प्रकार से हमारे जीवन में वर्क करती है। जो राजा होता है अपना डिपार्टमेंट, वो किस किस तरीके से बांटता है। अब जहाँ पर जो ग्रह पड़े होते हैं, देखिए उनकी ऊर्जा हम लोग बाद में निकाल लेते हैं। जब भी कभी आपको अपनी जन्मपत्री में कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो एक बार कमेंट में जरूर लिखिए क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही। मेरा आपको एक छोटा सा विश्लेषण हर जगह समझाने का क्या रहता है, जिससे कि आगे जब मैं ग्रहों की विश्लेषण करूंगा तो कम से कम आपको अपनी लग्न की जानकारी तो होनी चाहिए कि कौन सा भाव हमारा किस जगह पड़ा हुआ है, उसका कौन सी एनर्जी किस तरीके से वर्क कर रही है। बस मेरा अगर आप लोगों को आपके जीवन में इतना ही मैंने अगर ज्ञान दे दिया तो आप समझ लीजिए मेरी मेहनत, मेरी वीडियो में जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, जो मेहनत कर रहा हूँ, वो वसूल हो गई। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी वीडियो को इतनी देर देखा और समझा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।